हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंदना स्टडी क्लासेस। मैं आपकी दोस्त वंदना। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बाल विकास सीडीपी यानी साइकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे हम आज पूरा टॉपिक कवर करेंगे। पहले मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी विद कंटेंट, और फिर लास्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, ताकि इससे हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये ऐसा टॉपिक है सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, जिससे कि आप कोई भी टेट एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो रीट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, यूपी टेट हो या कोई अदर टेट हो, तो इस टॉपिक में से डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही है। सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व के ऊपर अपना सिद्धांत दिया था। इन्होंने 2 से 3 तरह का 2 अलग सिद्धांत दिए थे, तो इनके आज सारे सिद्धांत हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, और जिसके प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्राइड। तो एक क्वेश्चन यही आता है कि मनोविश्लेषण का सिद्धांत या मनोविश्लेषणवाद या मनोचिकित्सा का सिद्धांत किसने दिया है? तो यह दिया था सिगमंड फ्राइड ने। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने पहला दिया था मनोगतिकी संरचना, मनोगतिकी का उपागम या संरचना। ठीक है, या मनोगतिकी या स्थलाकृति भी बोलते हैं इसको, स्थलाकृति का सिद्धांत। इसमें इन्होंने मन के 3 प्रकार बताए हैं। मनोगतिकी यानी मन की गति के ऊपर स्थलाकृति, इन्होंने इसमें मन के 3 प्रकार बताए हैं: चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अचेतन मन को लेके इसमें से क्वेश्चन आता ही है। इन्होंने सबसे ज़्यादा जो इस पे जोर दिया है वो दिया है इसमें अचेतन मन के ऊपर। तो ठीक है, चलिए करते हैं। फर्स्ट है, इसमें इन्होंने बताया चेतन मन। चेतन मन, तो ये हमारे मन का कितना भाग होता है? तो 1/10 भाग होता है। ये मन का 10 में से 1 भाग होता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि चेतन मन का कितना भाग होता है? तो 1/10 भाग होता है। इसका संबंध वर्तमान और वास्तविकता से होता है। इसका संबंध वर्तमान और वास्तविकता से होता है। यह व्यक्ति की जागृत अवस्था से होता है। चेतन मन की तुलना बर्फ के तैरते हुए टुकड़े के ऊपरी हिस्से से की गई है। मतलब इसका जो संबंध होता है व्यक्ति की वास्तविकता उसके वर्तमान से होता है। यह उसके जगते हुए, मतलब जगते हुए जो कार्य करता है इंसान सोच समझ के, उसके मन से होता है ये। और इसकी तुलना जो की गई है बर्फ़ के तैरते हुए टुकड़ा, एक बर्फ़ का टुकड़ा जो तैर रहा है पानी में, उसके ऊपर का हिस्सा जो हमें दिखाई दे रहा है, ये उससे की गई है इसकी तुलना। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में कि बर्फ़ के टुकड़े के ऊपरी हिस्से की तुलना सिगमंड फ्राइड के किस मन से की गई है? तो ये की गई है चेतन मन से। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड है इसका अर्धचेतन मन, या फिर प्री कॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं इसको। इसे सुलभ स्मृति कहा जाता है। इसमें ऐसी बातें जो हम भूल जाते हैं, मतलब ऐसी बातें जो हम भूल जाते हैं और फिर कोई हमें उन्हें याद दिलाता है या बताता है तो फिर वो हमें याद आ जाती हैं। ये अचेतन में होता है। ये ना तो चेतन होता है ना अचेतन होता है, ये इसके बीच का भाग रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है अचेतन मन। सबसे इम्पोर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट है अचेतन मन। ये हमारे मन का 9/10 भाग होता है। मतलब मन का 1 भाग तो होता है चेतन मन और 9 भाग होते हैं अचेतन मन। ये सबसे व्यापक मन होता है, सबसे बड़ा होता है। इसमें दमित इच्छाओं का भंडार होता है, मतलब जितनी भी इच्छाएं होती हैं हमारी दबी हुई, वो सब इसमें एकत्रित हो जाती हैं। इसमें व्यक्ति की यादें, अनैतिक सामाजिक तत्व, घृणित इच्छाएं होंगे, घृणित इच्छाएं, समस्या का समाधान, सब एकत्रित होता है। यह मन व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर होता है। मतलब इंसान की कुछ बुरी यादें होती हैं, समय के साथ साथ वो इंसान, मतलब कुछ इच्छाएं होती हैं
किसी भी व्यक्ति की कुछ इच्छाएं कि हम ये करना चाहते हैं या हमारे साथ ऐसा होता या कुछ बुरा हुआ हो, कोई भी बात हो, तो वो इंसान समय के साथ साथ वो भूलता नहीं है, वो उसके अचेतन मन में, पीछे के मन में जाके एकत्रित मतलब इकट्ठी हो जाती हैं। और अचानक अगर वो चीज़ कोई उसको याद दिलाए, याद ना भी दिलाए, और कोई वो चीज़ उसके सामने आ जाए तो वो उसे याद आ जाती हैं। और ये जो है इसमें इंसान, ये मन जो है इंसान के नियंत्रण से, व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अचेतन मन जो है सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और जो सिगमंड फ्राइड का जो सिद्धांत है ये, वो उसमें जो मोस्टली डिटेल में अध्ययन किया गया है, जिस पे जोर दिया गया है, वो अचेतन मन पे ही दिया गया है। सबसे अधिक प्रभावित करने वाला मन भी यही है, अचेतन मन। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट है सिगमंड फ्राइड का, नेक्स्ट इन्होंने दिया है गत्यात्मक संरचना, डायनेमिक स्ट्रक्चर। इन्होंने व्यक्तित्व के ऊपर ये सिद्धांत दिया है, इंसान का व्यक्तित्व के ऊपर। इसमें भी 3 तरह के इन्होंने बताए हैं, इड, इदम, इड, ईगो और सुपर ईगो। इंग्लिश में बोलेंगे इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इड, इदम, ईगो अहम, सुपर ईगो परा अहम। ईद माने ईदम यानी पशुत्व, इससे पशुत्व की तुलना की गई है, पशुत्व या राक्षस की तुलना की गई है। इसे सुखवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, इसे सुखवादी सिद्धांत। इसमें मनुष्य के रूप में दानव या मनुष्य के रूप में जानवर, जेंट, इन्हें मैन के रूप में कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये तीनों के लिए लाइन है कि मानव के रूप में जानवर या मानव के रूप में राक्षस किसे कहा जाता है, मानव के रूप में मानव किसे कहा जाता है, और मानव के रूप में भगवान या देवता किसे कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है तीनों के लिए, तीनों पॉइंट्स में। तो इसमें ईद यानी इदम में मानव के रूप में दानव, इसके लिए कहा गया है क्योंकि इसमें इंसान जो है ये सुखवादी सिद्धांत पर निर्भर करता है। इसमें इसका संबंध अचेतन मन से होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसका संबंध अचेतन मन से होता है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता, ये नैतिकता से परे, तर्कहीन, काम प्रवृत्ति से युक्त होता है और इसमें व्यक्ति कुसमायोजित होता है। इसमें जो है व्यक्ति का मतलब वास्तविकता से, रियलिटी से तो कोई मतलब ही होता है। ये सुख के ऊपर निर्भर करता है कि इस आदमी को बस इतना चाहिए कि खाओ पियो मौज करो बस, बाकी उसे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विलास भोग ये सब चीज़ ही उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य होती हैं। इसलिए इसका संबंध अचेतन मन से है, क्योंकि वो इच्छाएं दमित इच्छाओं से संबंध होता है, क्योंकि जो इच्छाएं हमारे पीछे मतलब मन में दबी रह जाती हैं। तो ये पूछा जाता है कि ईद का संबंध किससे है, तो ईद का संबंध अचेतन मन से होता है, ईद का संबंध अचेतन मन से होता है। नेक्स्ट है ईगो। ईगो इसकी तुलना की गई है मानवत्व से, मतलब इंसान। ये कहा गया है यह सिद्धांत वास्तविकता के सिद्धांत पर निर्भर है और ये मानव के रूप में मानव जाना जाता है, मतलब इंसान के रूप में ही रहता है। इसमें इंसान प्रेजेंट में जीता है, मतलब वर्तमान में, और वह अच्छा बुरा देखता है, मतलब हर तरीके से अच्छा बुरा सोच के कार्य करने की कोशिश करता है, अपनी बुद्धि से कार्य करता है। इसका संबंध जो है चेतन मन से होता है, इसका संबंध जो है चेतन मन से होता है। और इसमें जो है ये इंसान सोच समझ के बुद्धि से कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो ना तो ये पूर्णतः ना तो ये ईद की तरह होता है और ना ही ये सुपर ईगो यानी परा अहम की तरह होता है। ना ईगो को कहा जाता है सुखवादी और सुपर ईगो को कहा जाता है आदर्शवादी, लेकिन याद ना तो ये सुखवादी होता है और ना आदर्शवादी होता है, मतलब प्रेजेंट में जीना जाता है ये। नेक्स्ट है सुपर ईगो, परा अहम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये परा अहम। इसमें क्या होता है कि आदर्श, ये मिसप्रिंट है, यह आदर्शवादी सिद्धांत तथा मानव के रूप में देवदूत के रूप में होता है। आदर्शवादी सिद्धांत होता है, देखिए अगर पूछा जाए सुखवादी सिद्धांत तो ईद होगा, अगर पूछा जाए
वास्तविकता का सिद्धांत तो ईगो होगा, और पूछा जाए अगर सुपर ईगो यानी आदर्शवादी सिद्धांत तो सुपर ईगो होगा। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि दानव के रूप में मानव किससे संबंधित है, तो ईद से संबंधित है। मानव के रूप में मानव अहम से संबंधित है। और देवदूत यानी देवदूत के रूप में, भगवान के रूप में मानव संबंधित है, तो वो सुपर ईगो से होता है। इसमें जो मनुष्य होते हैं वो क्या करते हैं कि वो भी कुसमायोजित होते हैं एक तरह से। वह आदर्श नैतिक मूल्यों की बात करता है, हमेशा आदर्श और नैतिक मूल्यों की बात करता है। यह भी कुसमायोजित होता है और ये बहुत ज़्यादा नैतिक व सामाजिक होते हैं। ये मतलब अपने लिए आदर्श, नैतिक, सामाजिक आदर्श बना लेते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा करो, ऐसा मत करो, इस तरह के मूल्य बना लेते हैं और उसी पर चलना पसंद करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फ्रायड ने एक और दिया है व्यक्तित्व के ऊपर मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। इसमें फ्रायड ने इसकी 5 अवस्थाएं बताई हैं। ये अवस्थाएं भी पूछ लेते हैं कई बार क्वेश्चन में। पहली अवस्था है मुखावस्था, 0 से 1 वर्ष। पहली अवस्था है मुखावस्था, 0 से 1 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें बच्चा सारी क्रियाएं मुख के माध्यम से करता है। जो 1 से 0 मतलब बच्चा 1-1.5 साल तक का जो बच्चा होता है सारे काम मुंह से करता है। आप देखेंगे तो वो मुंह से ही खाएगा, मुंह से ही, मतलब कोई भी चीज़ हो आप उसे कुछ भी दोगे वो उसमें मुंह में ही डालेगा उसको। अंगूठा चूसना, दांतों से काटना, ठीक है, तो इसे मुखावस्था कहते हैं। सेकंड स्टेज है गुदावस्था। ये होती है 1 से 3 वर्ष के बीच में। इसमें जो है बच्चा मलमूत्र संबंधी क्रियाओं में आने लगता है। आप देखते होंगे छोटे बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं वो यूरिन वगैरह पास करके वहाँ खेलते रहते हैं उसमें, तो वो ऐसे कामों में ज़्यादा आनंद लेते हैं छोटे बच्चे, जिससे कि बच्चा इसमें जिद्दी, आक्रामक और अधारणात्मक बन जाता है। थर्ड है, सबसे इम्पॉर्टेंट है इसकी, ये लैंगिक अवस्था। थर्ड स्टेज है लैंगिक अवस्था, 3 से 6 वर्ष। इस अवस्था में बच्चे अपने जनांगों को पहचानने लगते हैं। 3 से 6 साल के बच्चे अपने मतलब बॉडी के कुछ कुछ पार्ट्सों को जानने लगते हैं, अंगों को। और इसी समय बच्चों में ऑडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास होने लगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास। ये सिगमंड फ्रायड ने 2 ग्रंथि बताई हैं, ऑडिपस ग्रंथि, मातृ ग्रंथि, मतलब लड़कों में पाई जाती है। उनका मानना था कि जो लड़के होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, जो 3 साल के बाद ही वो अपनी माँ के प्रति ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। और ऐसे ही उन्होंने बताया था इलेक्ट्रा ग्रंथि, इसे पितृ ग्रंथि के बोलते हैं। मतलब जो लड़कियां होती हैं 3 से 6 साल की एज में, वो अपने फादर के प्रति ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं। ये कहना था सिगमंड फ्रायड का, इलेक्ट्रिक और ऑडिपस ग्रंथि। ये पूछा जाता है ऑडिपस और इलेक्ट्रिक ग्रंथि। ऑडिपस किस में होती है? ऑडिपस होती है लड़कों में पाई जाती है। और पूछा जाए इलेक्ट्रा किस में होती है, तो इलेक्ट्रा होती है लड़कियों में। फिर है अदृश्य अवस्था, प्रसुप्ति अवस्था। नेक्स्ट है सिगमंड फ्रायड की अदृश्य या प्रसुप्ति अवस्था, सुप्तावस्था भी कहा जाता है इसको, 6 से 12 वर्ष के बीच। इस अवस्था में बालक जो है, इसमें काम प्रवृत्ति मतलब यौवन के बारे में ऐसा कुछ नहीं होता। उसे सिर्फ अपनी पढ़ाई लिखाई मतलब इन चीज़ से ही मतलब होता है। नेक्स्ट लास्ट स्टेज इन्होंने दी है जननेन्द्रिय अवस्था। जननेन्द्रिय अवस्था जो 12 वर्ष के बाद यौवन की अवस्था में आती है। इसमें बच्चा वही है कि मतलब जो बच्चा होता है वो विषम लैंगिक, कोई मतलब विषम लैंगिक अट्रैक्टिव होता है, कोई समलैंगिक अट्रैक्टिव होता है, और यह बच्चे का वयसंधि काल होता है। तो ये 5 अवस्था बताई हैं मनोलैंगिक विकास। ये क्वेश्चन आता है कि मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया था सिगमंड फ्रायड ने। ठीक है, और कितनी अवस्थाएं बताई है, तो 5 अवस्थाएं बताई हैं। मुखी अवस्था, गुदावस्था, लैंगिक अवस्था, प्रसुप्ति अवस्था और जननेन्द्रिय अवस्था। इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है सिगमंड फ्रायड की मूल प्रवृत्तियां। सिगमंड फ्रायड ने जो है मूल प्रवृत्तियां भी बताई हुई हैं। सिगमंड फ्रायड ने 2 मूल प्रवृत्तियां दी हैं। एक पहले दी है जीवन मूल प्रवृत्ति, इसे उसने जिजीविषा कहा है, इरोज कहा है, आशावादी कहा है और काम प्रवृत्ति भी कहा है। काम प्रवृत्ति की ऊर्जा को उन्होंने लिबिडो कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, कई बार पूछा जाता है कि लिबिडो क्या है, तो ये काम प्रवृत्ति होती है जो मनुष्यों के अंदर, उसके बारे में सिगमंड फ्रायड ने कहा है।
और ये किस में होती है? ये जीवन मूल प्रवृत्ति के अंदर होती है। सेकंड है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। तो मृत्यु मूल प्रवृत्ति इसे मुमूर्षा, थैनाटोज और निराशावादी भी कहा है। ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट। जीवन मूल प्रवृत्ति को इरोज या आशावादी और मृत्यु मूल प्रवृत्ति को थैनाटोज या निराशावादी भी कहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था सिगमंड फ्राइड के सभी सिद्धांत। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हैं, और ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मनोविश्लेषण में किसके अध्ययन पर बल दिया गया है? देखिए ये पूछा गया है कि मनोविश्लेषण में, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत है, उसमें किस पर बल दिया गया है। इसमें यह भी पूछा जा सकता था कि मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने दिया है, तो सिगमंड फ्राइड ने दिया है। अब पूछा गया है किस पे बल दिया है, सचेतन पे, अर्धचेतन पे, अचेतन पे या चेतन पे। तो आप मुझे बताएं कमेंट्स करके कि मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत में सिगमंड फ्राइड ने किस पे बल दिया है। तो ये दिया है अचेतन मन पे, अचेतन मन पे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व की नैतिक वाली भुजा किसे कहेंगे? नैतिकता वाली मतलब व्यक्तित्व में, इंसान के व्यक्तित्व में नैतिकता की भुजा किसको कहेंगे हम? अहम, पराअहम, इदम या सभी? तो ये कहेंगे, अभी बताया था मैंने, ये कहेंगे पराअहम यानी सुपर ईगो को कहेंगे, क्योंकि इसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही नैतिक, सामाजिक होता है, बहुत ही उसकी मतलब बहुत ज़्यादा ही आदर्शवादी होता है वो, तो इसलिए नैतिकता वाली भुजा कहेंगे पराअहम यानी सुपर ईगो को। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत में सुप्त अवस्था का वर्ष अंतराल क्या है? मतलब सुप्त अवस्था का क्या काल है? तो ये बताया 6 से 12 है, 3 से 6 है, 12 वर्ष के बाद है, कोई नहीं है। तो मैंने ये बताई थी आपको 5 स्टेज बताई थी मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत की, उसी में से ये सुप्तावस्था ये है नंबर 4, जो अव्यक्त, जिसे अव्यक्त अवस्था, सुप्तावस्था, प्रसुप्ति अवस्था ये सभी कहते हैं। तो इसकी कितनी थी टाइमिंग, सॉरी इसका वर्ष कितना था? 6 से 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह कहाँ होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, हमारी दमित इच्छाएं, उनका भंडार कहाँ रह जाता है? इदम में, अहम में, पराअहम में या सभी में? देखिए यहाँ पे चेतन और अचेतन मन नहीं पूछा गया, इदम, अहम, पराअहम इस तरह करके पूछा गया है। तो आप अगर अपने आप ही सोचिए कि जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह, दमी हुई इच्छाओं का भंडार गृह क्या होता है? अचेतन मन होता है ना। और अचेतन मन का फिर संबंध किसके साथ होता है? तो ईदम के साथ होता है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईगो हमेशा किस पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश करता है? जो ईगो होता है, ईदम, ईगो यानी अहम, किस पर नियंत्रण रखने की कोशिश करता है? ईदम पर, अहम पर, पराअहम पर, कोई नहीं। तो ये करता है ईदम पर हमेशा कोशिश करने की, नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश करता है, क्योंकि ईदम जो है सुखवादी होता है, वो कभी भी अच्छे बुरे का मतलब नहीं सोचता, वो सिर्फ अपने सुख के उसमें सोचता है। तो ईगो जो है, अहम जो है, ईदम पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था सिगमंड फ्राइड का पूरा टॉपिक, कंप्लीट टॉपिक। मैंने ये टॉपिक पूरी तरह से करवाया है कि कोई भी पॉइंट मिस ना रहे। अगर इससे भी अलग कुछ रहता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आज की वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।